हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मांड के ऊपर। यहाँ चर्चा के 3 पहलू हैं। पहला पहलू है ब्रह्मांड क्या है, दूसरा पहलू है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और तीसरा पहलू है ब्रह्मांड का भविष्य क्या है। हम लोग पिछले पार्ट में ये चर्चा कर चुके हैं कि ब्रह्मांड क्या है, जिसमें हमने बताया था आपको कि ये ब्रह्मांड अनंत है, अपरिमित है, अपरिभाषित है। विस्तार से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पार्ट को देख सकते हैं आप। आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं कि जब हम ये जान चुके कि ब्रह्मांड क्या है, तो अब दिमाग में आता है कि ब्रह्मांड उत्पन्न कैसे हुआ। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि परिकल्पना क्या होती है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परिकल्पना क्या है या सिद्धांत क्या है, दोनों में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस इसी से समझ सकते हैं कि मेरे ही स्टूडेंट ब्रिजेश शुक्ला से यूपीएससी के आईएएस के इंटरव्यू में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड प्रिंसिपल। हाइपोथेसिस क्या होता है? परिकल्पना। 2 वर्ड हैं यहाँ, एक वर्ड है परिकल्पना और दूसरा वर्ड है सिद्धांत। दोनों में क्या अंतर है? जैसा कि अभी हमने बताया कि ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में कई परिकल्पनाएं आ चुकी हैं। हमने नहीं कहा कई सिद्धांत विकसित हो चुके हैं, तो कुछ तो डिफरेंस है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि परिकल्पना, हाइपोथेसिस और प्रिंसिपल में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिकल्पना। परिकल्पना को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस। जब किसी विषय वस्तु या तथ्य को तर्कों के द्वारा सिद्ध कर दिया जाता है, तब उसे हम परिकल्पना कहते हैं। यानी तर्कों के द्वारा अगर हम किसी विषय वस्तु को या किसी तथ्य को सिद्ध करते हैं, तर्क से ये बता देते हैं कि नहीं ऐसे ही हो सकता है, तो वो परिकल्पना कहलाती है। यानी कोई भी कल्पना परिकल्पना नहीं है, तर्कों के द्वारा सिद्ध विषय वस्तु ही परिकल्पना है। समझ में आया परिकल्पना? अब सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है? जब हम किसी परिकल्पना को प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर देते हैं और बार बार सिद्ध करने पर सदैव एक ही परिणाम आए, तब उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, सिद्धांत कह देते हैं। उदाहरण से समझिए, अगर आपको पता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वाटर बनता है। तर्क के द्वारा सिद्ध कर देते हैं कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है और इससे एक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है और H2O बन जाता है। ये हमने थियरी में सिद्ध कर दिया, यानी एक विचार, तार्किक विचार दे दिया कि कैसे ये H2O है। लेकिन यदि प्रयोगशाला में हम 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लें और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जोड़ दें और हमें H2O मिल जाए, और बार बार मिलाने पर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में मिलाने पर हमेशा वाटर ही बने,
तब ये प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी जब किसी चीज़ को हम प्रयोगशाला में सिद्ध कर देते हैं या प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर देते हैं और बार बार सिद्ध करने पर वही आए, तब वो सिद्धांत हो जाता है। लेकिन जब तक हम उसे तर्कों के द्वारा थ्योरी में सिद्ध करते हैं, तार्किक ढंग से सिद्ध करते हैं, जैसे सूर्य में हीलियम है, हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम बन रहा है, ये हमने प्रयोग द्वारा नहीं सिद्ध किया है। हम तर्क, वहाँ से जो रेज आ रही है उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी देख करके हमें वही फ्रीक्वेंसी मिल रही है जो हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनने पर मिलती। लेकिन जिस दिन हम नए सूर्य बना देंगे उस दिन ये सिद्धांत बन जाएगा। अभी ये परिकल्पना है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है। उससे पहले भी कुछ परिकल्पनाएं आई थी जो कि फेल हो गई, कि उसमें कोयला जल रहा है तो उसमें क्या है। लेकिन अब एक तार्किक कल्पना है, तो उसे हम परिकल्पना कह रहे हैं। आशा करते हैं कि आप परिकल्पना और सिद्धांत में अंतर समझ गए। एक वर्ड और यूज होता है, थ्योरी। थ्योरी जो वर्ड है उसका ना तो वो हाइपोथेसिस है और ना वो परिकल्पना, दोनों है। थ्योरी का मतलब होता है विचार। विचार जो होते हैं ये थ्योरी है। वो परिकल्पना भी हो सकती है और सिद्धांत भी। तो इससे कंफ्यूज मत, तो ये इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ होता है, अक्सर हिंदी में इसके लिए सिद्धांत हम वर्ड यूज़ कर देते हैं, बट प्रिंसिपल के सेंस में नहीं। थियरी कोई भी हो सकती है। हम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि आपकी क्या थियरी है। तो थियरी का मतलब सोच या विचार। तो मेन वर्ड्स हैं परिकल्पना, हाइपोथेसिस और सिद्धांत। दोनों में अंतर आप समझ चुके होंगे। तो ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में अब तक जो बातें आई हुई हैं, जो चीज़ आई है वो परिकल्पना ही आई है, कोई सिद्धांत नहीं विकसित हुआ है। और जो अब तक परिकल्पनाएं विकसित हुई हैं उनमें से 3 परिकल्पनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा मान्य हैं। उनका विवरण ये है कि सबसे पहली परिकल्पना जो आई है वो सतत सृष्टि सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थियरी। इस परिकल्पना का प्रतिपादन हर्मन बॉडी और थॉमस गोल्ड ने किया है। और दूसरी परिकल्पना जो आई है पल्सेटिंग थियरी, दोलन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन एलन संडेजा ने किया है। और तीसरी परिकल्पना बिग बैंग थियरी है, जो सर्वाधिक मान्य है, सबसे अधिक तार्किक है। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया है। और भी बहुत सारी परिकल्पनाएं ब्रह्मांड उत्पत्ति की आई हैं, लेकिन ये 3 परिकल्पनाएं सबसे ज़्यादा मान्य हैं। और एक एक करके तीनों की चर्चा हम करते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की गुत्थी काफ़ी हद तक सुलझेगी। हालांकि अब तक अभी पूर्णतः नहीं सुलझी है। अभी कोई भी ऐसी परिकल्पना नहीं आई है जिस सिद्धांत में बदल चुकी हो। हाँ, ज़्यादा संभावना इस परिकल्पना की है कि बिग बैंग थियरी ज़्यादा मान्य हो सकती है या सिद्धांत में बदल सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम इन्हें नकार सकते हैं। तो ये बात तभी कंफर्म होगी कि क्या है ये परिकल्पनाएं, जब अलग अलग हम इन सबको समझ लें। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सतत सृष्टि सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थियरी। इस परिकल्पना को हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं सतत सृष्टि सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थियरी। हमने बताया कि इसके प्रतिपादक हर्मन बॉडी और थॉमस गोल्ड है। ये एक दार्शनिक परिकल्पना है जो ये बताती है कि कंटिन्यूअसली क्रिएशन होता जा रहा है और यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन फिर भी ना तो हमारे यूनिवर्स की साइज बढ़ रही है, ना तो डेंसिटी बढ़ रही है,
और न ही मास बढ़ रहा है। आप सोचेंगे ये कैसे हो पा रहा? दिस थियरी स्टेटेड दैट द इनवर्स इज इन स्टेडी स्टेट फॉर्म। इनवर्स स्टेडी स्टेट फॉर्म में है, इनवर्स इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग, इनवर्स लगातार फैल रहा है, बट मेंटेनिंग, ये मेंटेन की हुई है क्या क्या? ए कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी, ए कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी विथ मैटर। कैसे, क्या और क्या हो रहा है? बीइंग कंटिन्यूअसली क्रिएटेड टू फॉर्म न्यू स्टार एंड गैलेक्सी, यानी इसमें न्यू स्टार और गैलेक्सीज भी बन रहे हैं। लेकिन ये सारा चीज कैसे कांस्टेंट है इसकी साइज? क्योंकि उसी रेट से, एट द सेम रेट, ओल्ड वंस बिकेम अनऑब्जर्वेबल। ओल्ड वंस, जो ओल्ड स्टार्स हैं, ओल्ड गैलेक्सीज हैं, वो बाहर चले जा रहे हैं। यानी इस थियरी में दो तरह की इनवर्स की बात की गई है। एक ऑब्जर्वेबल इनवर्स है और दूसरा अनऑब्जर्वेबल इनवर्स है। ये थियरी ये कहती है कि लगातार जितने नए मैटर इस इनवर्स में इंटर कर रहे हैं, उतने ही ऑब्जर्वेबल इनवर्स से बाहर चले जा रहे हैं। इस तरह से इसका साइज, मास, डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट है। यानी दिस थियरी सेज दैट कि ब्रह्मांड का ना तो कोई बिगिनिंग है और ना कोई एंड है। एंड दिस ऑल्सो सेज दैट, अगर कंक्लूजन करें कि ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि डेंसिटी, साइज, मास ऑफ ऑब्जर्वेबल इनवर्स इज कांस्टेंट। इसीलिए इस थियरी को क्या कहा गया? स्टेडी स्टेट थियरी। इस तरह से समझिए कि जैसे ये समझ लीजिए कि एक यूनिवर्स में गैलेक्सी, मान लीजिए ये एक यूनिवर्स है, ऊपर से मैटर आ रहे हैं और जितना मैटर उसमें इंटर कर रहा है उतना ही मैटर क्या कर रहा है? यूनिवर्स से बाहर जा रहा है। तो इस बात को जितना मैटर उसमें इंटर कर रहा है, देखिए इंटर कर रहा है, और उतना ही मैटर क्या करता जा रहा है? बाहर निकलता चला जा रहा है। तो यूनिवर्स की साइज कांस्टेंट है। इसीलिए इस थियरी को क्या कहा गया? स्टेडी स्टेट थियरी। ये थियरी मानने वाले आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये परिकल्पना अभी है, इससे हम प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं कर दिए, लेकिन ये परिकल्पना है। यानी ये परिकल्पना ये भी बता रही है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं, जो मैटर इंटर कर रहा है वो बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन बाहर निकलते निकलते वो अनऑब्जर्वेबल हो जा रहा है। और जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसकी डेंसिटी, उसका मैटर, उसकी साइज कांस्टेंट है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि सतत सृष्टि सिद्धांत ये कहता है कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, इसमें निरंतर नए पदार्थ बन रहे हैं, नए तारे बन रहे हैं, नई गैलेक्सीज बन रही हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड का न साइज बदल रहा है, न घनत्व बदल रहा है, और न ही द्रव्यमान बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि जितने इंटर कर रहे हैं इस यूनिवर्स में उतना बाहर निकल जा रहे हैं। तो ये था सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सबसे पहली परिकल्पना थी स्टेडी स्टेट। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं दूसरी परिकल्पना पे। ओके, तो दूसरी जो परिकल्पना है वो दोलन सिद्धांत है, यानी पल्सेटिंग थियरी। इसका प्रतिपादन एलन संडेजा ने किया है, डॉक्टर एलन संडेजा ने। इनका कहना है कि इनवर्स इज एक्सपेंडिंग, इट्स करेक्ट। देखिए, हमने पहले ही बता दिया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय, आज भी बात करेंगे, हब्बस लॉ। हब्बस तो ये प्रूव ही कर चुका है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो इससे न कोई भी आज नहीं नकार रहा। जो भी जितनी भी परिकल्पनाएं आप देखेंगे, तीनों परिकल्पनाएं ये मानती हैं कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो ये परिकल्पना कहती है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, बट आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप टू एक्सपेंड।
इसका एक्सपेंड करना, विस्तार करना रुक जाएगा। इसके बाद ये श्रिंकिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों स्टार्ट हो जाएगी? कि ग्रेविटेशनल पुल काम करना शुरू कर देगा और फिर से यूनिवर्स श्रिंक करके एक पॉइंट में चला जाएगा, फिर एक पॉइंट पे आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि फिर यहीं ख़त्म हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर से पल्सेटिंग थियरी इसीलिए इसको कहा गया, जिससे पल्स हमारी चलती रहती है, फिर से एक्सपैंड करेगा ये और फिर श्रिंक करेगा, फिर एक्सपैंड करेगा, फिर श्रिंक करेगा। यानी दिस थियरी स्टेटेड दैट द यूनिवर्स इज पल्सेटिंग, यूनिवर्स पल्सेट कर रहा है, दैट आवर यूनिवर्स इज सपोज टू एक्सपेंडिंग एंड श्रिंकिंग अल्टरनेटिवली। लेकिन ये प्रोसेस स्टाप नहीं होगी, ये प्रेजेंटली ये एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन एक समय बाद इसका एक्सपेंशन रुक जाएगा। एंड व्हेन एक्सपेंशन विल स्टॉप इट स्टार्ट सिंकिंग। ऐसा नहीं कुछ स्टेज में रुका रहेगा, जो ही एक्सपेंशन रुका त्यों श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर यूनिवर्स श्रिंक करते 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 एक पॉइंट पे आ जाएगा और फिर से एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक्सपेंशन एंड श्रिंकिंग। इसीलिए इस थियरी को क्या कहा गया? पल्सेटिंग थियरी। और इसको किसने दिया है? एलन संडेजा ने दिया है। अब आइए चर्चा करते हैं लास्ट क्या, थर्ड थियरी, थर्ड इंपॉर्टेंट थियरी, बिग बैंग थियरी। तीसरी जो परिकल्पना है, ये तीसरी परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत। इसका प्रतिपादन जॉर्ज एब लेमेंत्रे ने किया है, जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया है। यह सर्वमान्य परिकल्पना है, सबसे अधिक तार्किक परिकल्पना है, आज इसे ही सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। तो इसको अच्छे से समझिए। इसी जो लार्ज हैड्रॉन मशीन प्रयोगशाला चल रही है यूरोप में, वो इसी परिकल्पना के आधार पर, तो अगर वो प्रयोग सिद्ध हो जाता है लार्ज हैड्रॉन मशीन का, तो शायद हम ये मान लेंगे कि बिग बैंग एक्सप्लोजन के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन अभी ये परिकल्पना ही है, जैसा पहले ही हम बताए। इस परिकल्पना को समझने के लिए जब इन्होंने परिकल्पना दिया था, तो ये परिकल्पना हब्बल्स लॉ पे आधारित है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको हब्बल्स लॉ समझना होगा। देखिए, वैज्ञानिकों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। जब कोई भी वैज्ञानिक कोई थियरी लाता है, कोई थियरी या कोई रिसर्च पेपर प्रस्तुत करता है, तो वो सबसे पहले सभी वैज्ञानिकों जो मेंबर होते हैं उसके रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उन सबके पास भेजता है। उसके बाद एक सेमिनार टाइप का होता है और उसमें वो अपना पेपर पढ़ता है। तो जब हब्बल साहब एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक रात ये आसमान को देख रहे थे अपनी दूरबीन से, और ये पाते क्या है कि ये जो गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सी हमने बताया था ग्रुप ऑफ स्टार, यानी तारों का गुच्छा, अलग अलग गुच्छे हैं ब्रह्मांड में। यानी इस ब्रह्मांड में तारों के गुच्छे, एक गुच्छा यहाँ, एक गुच्छा यहाँ, एक गुच्छा यहाँ। ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं और भागती चली जा रही हैं, और यहाँ तक कि ये भी कि जैसे जैसे दूर चली जा रही हैं, वैसे वैसे इनकी वेलोसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। तभी हमने ब्रह्मांड उत्पत्ति में कहा था कि जब आप हब्बल्स लॉ को अच्छे से समझेंगे, तब आपको लगेगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, कहाँ जा रही है गैलेक्सी। यानी हब्बल्स लॉ कहता है कि गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड द स्पीड ऑफ गैलेक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच के डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, उनकी वेलोसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ सेंटर से कई बच्चों को कहें भागो, तो जैसे जैसे वो सेंटर से दूर चले जा रहे हैं, उनकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे अभी 10 है, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई, यानी जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वो स्पीड उनकी बढ़ती चली जा रही है। तो सोचिए कितना तेज एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स।
ये थियरी जब इन्होंने दिया तो एक बात दिमाग में आप लोगों के हो सकता है क्वेश्चन, मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे दिमाग में आई कि यार अनंत गैलेक्सियाँ हैं, 10⁻11 गैलेक्सियाँ हैं, जब सब एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कोई तो एक दूसरे के नज़दीक आ रही होगी। मान लीजिए एक बंदा यहाँ है, 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 एक गैलेक्सी यहाँ है। अब ये अगर दूर जा रही है तो अगर ये इधर भाग रही है तो इसके तो पास आ रही होगी, ये इधर आ रही है तो ये इसके तो पास आ रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको इस तरह समझिए, एक बैलून के ऊपर, एक बैलून है गुब्बारा, उसके ऊपर बहुत सारे स्पॉट बना दीजिए, बैलून पे चारों तरफ स्पॉट बना दीजिए। अब फिर उस बैलून में हवा भरना शुरू करिए। जैसे जैसे बैलून बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके स्पॉट्स दूर होते चले जाएंगे। इन द सेम वे गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी हर धब्बा, हर गैलेक्सी एक दूसरे से दूर भी जा रही, कोई किसी के नज़दीक नहीं आ रही है और उनकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। यानी गैलेक्सी एक सेंटर से भाग रही हैं, यानी गैलेक्सीज क्या कर रही हैं, एक सेंटर से भाग रही हैं। जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, इस सेंटर में एक्सप्लोजन हुआ और ये गैलेक्सीज यहाँ से निकली, मैटर यहाँ से निकला तो यहाँ आया, मान लीजिए यहाँ आया 1 मिनट में, तो अगले 1 मिनट में ये यहाँ पहुँच गया, इतना डिस्टेंस लिया। अब पहले मिनट में इतना था, दूसरे मिनट में यहाँ पहुँच गया, दूसरे मिनट में ये भी 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 यहाँ पहुँच गया, तीसरे मिनट में ये भी यहाँ पहुँच गया, दूसरे मिनट में ये भी यहाँ पहुँच गया। समझ रहे हैं? यानी डिस्टेंस बढ़ गई, एक ही मिनट में यहाँ पहुँचा था, एक ही मिनट में यहाँ गया। यही डिस्टेंस नहीं बढ़ी, ये भी डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ इतना नज़दीक थे यहाँ इतना दूर हो गए, ये भी डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ इतना नज़दीक थे यहाँ इतना दूर है, यहाँ इतना दूर है, तो ये डिस्टेंस भी बढ़ती चली गई। देख रहे हैं? फिर और तेज गई, अगर देखें तो ये और तेज गई और एक्सपेंड किया, टाइम के टाइम ये बढ़ता ही चला जा रहा है और तेज गई, क्योंकि वेलोसिटी हमने कहा ना कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या करती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ऐसे वेलोसिटी भी बढ़ती चली जा रही है, ये दूर होता चला जा रहा है। यानी ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, इसके बाद और दूर भाग गया, तो ये कह रहा है कि ब्रह्मांड एकदम से एक्सपैंड कर रहा है। ये गैलेक्सीज हैं, जैसे जैसे ये दूर होती जा रही हैं, इनके बीच की भी दूरी, ये भी दूरी बढ़ती चली जा रही है। यानी सेंटर से दूर एक बॉल की तरह फूल रहा है ब्रह्मांड। जब इस परिकल्पना, इस लॉ को दिया, क्योंकि ये तो दिख रहा है, दूरबीन से कोई भी देख सकता है, तो ये लॉ है, ये विचार है। अब इसको जब दिया इसने, तो लेबेंत्रे साहब वहाँ बैठे हुए थे, उनको भी ये पेपर मिला और उन्होंने इस पर गहन विचार किया। तो उन्होंने हब्बल से कहा, हब्बल, ये ब्रह्मांड फैलता जा रहा, फैलता जा रहा, फैलता जा रहा, कहाँ तक जाएगा ये तो नहीं मैं बता सकता। हाँ, लेकिन यदि तुम्हारा ये लॉ सही है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भागती जा रही हैं, उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो मैं इसकी सहायता से ब्रह्मांड की उत्पत्ति बता सकता हूँ। पूछा कैसे? तब उसने कहा, लेबेंत्रे साहब ने कहा कि अपनी थियरी को रिवर्स कर दो।
मान लो आज ब्रह्मांड इतना बड़ा हो गया है, लेट अस एज्यूम दैट, तो कल कहाँ रहा होगा? कल इससे छोटा रहा होगा। परसों कहाँ रहा होगा? इससे और छोटा रहा होगा। 10 साल पहले कहाँ रहा होगा? और पहले छोटा रहा होगा। 1000 साल पहले कहाँ रहा होगा? और छोटा रहा होगा। इस तरह से अगर तुम अपनी थियरी को रिवर्स करते जाओ तो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये सारा ब्रह्मांड केंद्र पर रहा होगा। इस ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ कहाँ रहा होगा? इसके केंद्र पे रहा होगा और इसी में विस्फोट हुआ होगा, एक्सप्लोजन हुआ होगा, जिसे इन्होंने महाविस्फोट, बिग बैंग एक्सप्लोजन कहा। और उसी विस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ऐसा नहीं कि इन्होंने बस ऐसे ही कह दिया, इसे तर्कों से भी बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि इसी विस्फोट के बाद, बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद कितनी चीजें बनी। इस टाइम बना, स्पेस बना, मैटर बना, एनर्जी बनी। आज सारा खेल इन्हीं सब चीजों का है। किसका? कि टाइम क्या है, स्पेस क्या है, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एनर्जी। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। मैटर कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी के बारे में भी यही सुना होगा। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन टाइम स्पेस के बारे में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। समय क्या है? सुबह हो रही है, शाम हो रही है, यूं ही जिंदगी तमाम हो रही है। रोज यही तो हो रहा है। रोज दिन सूरज उगता है, रात हो जाती है। अगर मैं बूढ़ा होना बंद कर दूं, जैसा हूं वैसे ही कोई ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि ऐसा ही रहूं, मेरे चारों तरफ की चीजें ऐसी ही रहें, तो कोई टाइम है नहीं? यानी टाइम क्या है? परिवर्तन ही टाइम है। वो जो परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंजिंग है, यही टाइम है। मैं छोटा बच्चा था, अब बड़ा हुआ हूँ, फिर बूढ़ा हो जाऊंगा। ये परिवर्तन, एक पेड़ छोटा था, बड़ा हो रहा, ये परिवर्तन की दर ही टाइम है। अगर सब कुछ परिवर्तन होना बंद हो जाए तो टाइम का कोई वैल्यू है? कोई टाइम है नहीं। इस पे और भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे उस चर्चा का विषय नहीं है। आपको अधिक जानना है तो स्टीफन हॉकिंस की बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसको पढ़िएगा। वहीं तब ये पता चलेगा स्पेस यानी स्थान। स्पेस का मतलब आसमान मत समझिएगा, यहाँ स्पेस का मतलब स्थान। तो स्पेस भी कहाँ हुआ? जब ये बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ तो यहीं से स्पेस हुआ। तो ये थियरी को हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे बताया इन्होंने कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के थ्रू हुई, कैसे एक बिंदु में एक्सप्लोजन हुआ और पूरा ब्रह्मांड बन गया। इस पर मैं साइंटिफिक ढंग से, दार्शनिक ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से, तीनों ढंग से चर्चा करूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।